क्या? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, आगे आज हम लोग चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। जब हिस्ट्री पढ़ने जा रहे थे तो आप लोगों ने कहा था कि अब सर्कल पढ़िए, कब पढ़ेंगे? तो हिस्ट्री अगर देखी जाए, गुड मॉर्निंग बेटा, हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी है आपकी एआई की। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई फील्ड है, पर इधर आपको मैंने बताया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों इधर जो है इसका मास डेवलपमेंट शुरू हुआ और क्यों इस पे जो है लोगों ने ज़्यादा कंसंट्रेट करना इधर शुरू किया है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपका जो इंटरनेट था, ये सब फीचर्स आपकी सस्ती हो गई, आसानी से लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले अगर आप देखें ना, ये टाइमलाइन आपको एक दी गई है, ये टाइमलाइन 1991 तक की ही है अगर देखा जाए। तो इसके बाद की टाइमलाइन हम अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे। तो इसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था 1941 के आसपास। उसके बाद जो कमर्शियल स्टोर प्रोग्राम था वो 1949 के आसपास हुआ था। और जैसे आप सबको मालूम है कि सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस एआई के बारे में टर्म कॉइंड किया गया था, वो था आपकी डार्माउथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बर्थ ऑफ एआई कह सकते हो। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं एआई की, तो एआई में प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम किस लैंग्वेज में बनता है? लिस्प लैंग्वेज में बनता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिफेंस रिसर्च एडवांस प्रोजेक्ट्स आए 1963 में। 1968 में सबसे पहले एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया SHRDLU के नाम से। ये सब प्रोग्राम्स ऐसे थे जो एआई के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए गए थे। अब आपसे मैंने पूछा था एक्सपर्ट कौन होता है, तो फिर जैसे आपने जवाब दिया था, जिसको नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसको हम एक्सपर्ट मान लेते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है ना। तो 1970 में एक्सपर्ट सिस्टम्स को क्रिएट करने की कोशिश शुरू हुई थी। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मार्केटिंग का कोई आपको सोल्यूशन लेना है, तो केवल मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए या मार्केटिंग के डेटा को एनालाइज करने के लिए जिन सिस्टम को डेवलप किया गया वो आपके सब एक्सपर्ट सिस्टम हुए इन फॉर मार्केटिंग पर्पस, नॉट फॉर ऑल पर्पस, फॉर ओनली स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे जो एआई का यूज हुआ वो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ। इसके बाद लिस्ट के बाद जो अगली लैंग्वेज आई जिसमें एआई का यूज आप कर सकते थे, वो थी प्रोलॉग। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम एनी टू लैंग्वेज फॉर एआई, तो कौन कौन सी दो लैंग्वेज है? एक लिस्ट है और एक प्रोलॉग है। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। इसके बाद आपको मालूम होगा खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में, ठीक है। इसी दौरान जो है आपका सबसे पहले एआई सिस्टम बना था जिसने गैरी कैस्परो को, जिसका नाम डीप ब्लू था, उस प्रोग्राम ने गैरी कैस्परो को चेस में हराया था। और 1991 में ही जो आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे खाड़ी युद्ध कहा गया था, उसमें एआई का यूज हुआ था मिलिट्री सिस्टम्स में, जिसमें इराक की जो स्कड मिसाइल थी
उसको हवा में ही नष्ट करने के लिए पेट्रियट मिसाइल का यूज किया गया था, जहां पे एआई का यूज हुआ था। क्लियर है बेटा इतनी बातें? यस सर। इसके बाद अगर आप देखिए तो काफी डेवलपमेंट बीच में हुआ, लेकिन यहाँ से इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ 2007 में, क्योंकि एआई के प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने के लिए हाई प्रोसेसिंग स्पीड की जरूरत होती है। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए सर। ये जितना जूम है इतना ही जूम होगा। जब आपको पीपीटी मिली हुई है ना, आप अपने में पीपीटी ओपन करके उसको जूम इन कर लीजिएगा। इसमें मैं बता दे रहा हूँ एनवीडिया आपका हाई कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। एनवीडिया एक कंपनी है जो आपकी सबसे ज्यादा एनिमेशन और एनिमिक्स जो आपके गेमिंग प्रोग्राम होते हैं उसके लिए ज्यादा यूज होती है। तो अगर आप देखेंगे तो एनवीडिया ने कूडा नाम का CUDA नाम का एक प्रोग्राम, एक टूल बनाया था जो अलाउ करता था प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, एआई के प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए जो सिमुलेशन कर सकते थे। आप लोग गए होंगे गेमिंग जोन में, आपने देखा होगा बाइक का सिमुलेशन होता है, वहां तमाम तरह के सिमुलेटेड गेम होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे रोड रैश होता है, रोड रैश में आप लोग जो है खुद बाइक पे बैठ के मूव कर सकते हो, तो आपको लगेगा एनवायरनमेंट में आप मूव कर रहे हो। तो ये सबसे पहले आपका एनवीडिया ने स्टार्ट किया था 2007 में। इसके बाद जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एआई में सबसे पहले जीपीयू का यूज हुआ था फॉर डीप लर्निंग। आपको बताया था मशीन लर्निंग का सब पार्ट होता है डीप लर्निंग, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। 2010 में डीमोक्रेटाइज डेटा एक्सेस हुआ। अभी हम लोग क्या करते थे? सेंट्रलाइज डेटा लेते थे। तो सेंट्रलाइज डेटा लेने में होता क्या था कि कहीं पे डेटा की स्पीड फास्ट आती थी, कहीं पे डेटा की स्पीड स्लो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और वहां से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में तमाम तरह की वर्किंग शुरू हुई, जिसको काफी लार्ज स्केल पे किया गया, जिससे विजुअल रिकग्निशन सिस्टम और तमाम सारे सिस्टम्स जैसे इमेज रिकग्निशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम डेवलप हुए। आप लोगों ने देखा होगा आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले जो जितने भी क्रॉसिंग होती हैं, वहां रेड लाइट के ऊपर एक जो है कैमरा लगा रहता है। वो कैमरा क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है कि कहीं आप ओवर स्पीड तो नहीं हो, कहीं आपने हेलमेट तो नहीं पहन रखा है। अगर हेलमेट नहीं पहन रखा है तो वो आपके नंबर प्लेट की फोटो खींच लेगा। तो वो हाई स्पीड कैमरा होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने ओबे किया है रूल्स को या डिसोबे कर रहा है। क्लियर है मेरी इतनी बात? बेटा क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद आपको बताया गया था कि इंटरनेट जैसे जैसे सस्ता होता गया, लर्निंग आपकी उतनी उतनी आसान होती गई। अब आप क्या कर सकते हैं? आसानी से लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज को। जब आप आसानी से लर्न कर सकते हैं किसी चीज को, तो उसके लिए आपका सबसे पहले तो एआई के कॉन्सेप्ट्स के लिए आपकी जो लर्निंग थी उसको सस्ता किया गया। सस्ता कैसे किया गया? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब आप कहीं वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं भाई? जैसे अभी आप में और हमारे बीच में डिस्टेंस काफी होगा, हो सकता है कुछ लोग लखनऊ में हो, कुछ लोग बाहर हो, लेकिन हमारा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि चीपर नेट है, और जब चीपर नेट हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं और नॉलेज जो शेयरिंग है वो काफी बढ़ गई। क्लियर है बेटा? Yes, sir. 2012 में गूगल की टीम ने कुछ ऐसे जीपीयूज या यूट्यूब का यूज करना शुरू किया जहां से आपकी लर्निंग ग्राफ और तेजी से बढ़ा। हम लोग जब बोलते हैं
तो उतना समझ में नहीं आता जब हम जो है किसी चीज को देखते हैं। देखकर आसानी से समझ में आता है ना बेटा, क्या पढ़कर समझ में आता है? आप अगर कोई मूवी देख के आएंगे तो मूवी आपको याद हो जाएगी। अगर कोई चीज आपका लिखा होगा तो वो आपको पढ़ने में और याद रखने में, रिकग्नाइज रखने में तो दिक्कत होती कि नहीं होती? तो इस तरीके से यूट्यूब वीडियोस का सबसे ज्यादा यूज आपका 2012 में हुआ। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि नेट आपका सस्ता हो गया। जब इंटरनेट सस्ता हो जाएगा तो ये सारी चीजें, फीचर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? 2015 में ओपन सोर्स फ्रेमवर्क शुरू हुआ। इसमें ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि अब आपको जो है पैसा नहीं देना पड़ता था किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए। फ्रीवेयर हो गए। अब जब फ्रीवेयर होंगे तो आपके लिए वो चीज सस्ती पड़ेगी, यानी आपको सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा। तो लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लोग ज्यादा ज्यादा सोचेंगे कि हम एआई के बारे में पढ़ें या इस तरह की टेक्निक्स के बारे में पढ़ें। इसके अलावा 2016 में पाइथन का, जब आपका पाइथन का यूज होने लगा एआई के लिए। अब तक कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी? लिस्प और प्रोलॉग। अब किसको यूज किया गया है? पाइथन को यूज किया गया है, क्योंकि पाइथन के अंदर कई ऐसी लाइब्रेरीज थी जिसका यूज करके आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस कर सकते थे। जैसे आपसे कहा नहीं जाता है कि कुछ ऐसा, जैसे आप कहते जो खाली समय हो उस समय कुछ ऐसा कोर्स करिए जो आपको आगे फायदा दे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि अपना सब टाइम वेस्ट मत किया करिए, यानी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए। इसके बाद 2016 में ही आपकी जो बड़ी कंपनीज थी, जैसे गूगल था, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, ठीक है, आईबीएम है, इस तरह की कंपनीज ने मशीन लर्निंग को अपने यहाँ यूज करना शुरू किया। जब बड़ी कंपनीज इन सब चीजों को यूज करना शुरू करेंगी तो लोग वहां पे जॉब के लिए इन सब चीजों को सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो इससे एआई का जो एवोल्यूशन था वो काफी तेजी से बढ़ा। क्लियर है बेटा बात? यस सर। 2017 में एक और फ्रेमवर्क रिलीज हुआ। फ्रेमवर्क का मतलब एक और लैंग्वेज रिलीज हुई जिसका नाम था कैफल। ठीक है, इससे क्या था, विजुअलाइजेशन करके आप एआई का काम कर सकते थे। और इसके बाद आपका 2018 में सबसे ज्यादा जो क्लोज था एआई के, वो चीज रिलीज हुई। गूगल ने एक लाइब्रेरी रिलीज की जो डीप लर्निंग के लिए काम आती है, जिसमें इन्होंने टीपीयू रिलीज किया। टीपीयू का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। आप ये बताइए कितने प्लेन जो हैं एक पॉइंट से गुजर सकते हैं, को बता सकता है? ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है। कितने प्लेन एक पॉइंट से गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाँ, तो अब आप समझो कि हवा में एक पॉइंट है और हमको क्या करना है, उसके इनफाइनाइट डायमेंशंस में, क्योंकि डायमेंशन भी इनफाइनाइट डायमेंशंस होते हैं। हमारी आंखों का लिमिटेशन है कि हम 2D देख सकते हैं, 3D देख सकते हैं, 4D देख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग नहीं देख सकते। तो 2018 में जब टीपीयू बना, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट बना, तो हम मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसिंग को भी बड़ी आसानी से करने, मतलब आसानी से करना शुरू कर पाए। क्लियर है बेटा? 2019 में और भी तमाम सारी जो फील्डें रह गई थी, जब आपका आईओटी इन्वेंट हुआ। आईओटी तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन जब वो जेनरिक पर्पस में यूज होना शुरू हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने एआई का सबसे ज्यादा यूज किया, क्योंकि हर जगह आदमी तो बैठा नहीं रहेगा डिसीजन लेने के लिए। क्लियर है ना बेटा?
अब इसी स्टडी को अगर एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि अगर ये पढ़ना है, वो विजुअलाइजेशन करके आपको दिखाया था। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर एआई को देखा जाए तो एआई कोई नया जो है डिसिप्लिन नहीं है। जब से कंप्यूटर बना तब से एआई जो है का इन्वेंशन हो गया था। एआई का मतलब यही था कि हम ये मानते थे कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह काम करना शुरू करे, और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना है? यस सर, सुना है। और आप अगर देखिए तो 384 और 322 बीसी में इन्होंने इनफॉर्मल सिस्टम को डेवलप किया था, जिससे आप सिसलॉजिस्टिक लॉजिक को डेवलप किया था, जिससे आप डिड्यूस करना चाहते हो। जो रीजनिंग हम लोग नहीं करते हैं एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा रीजनिंग आती है, इस रीजनिंग को किसी लॉजिक के फॉर्म में करने का सबसे पहला सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो एरिस्टोटल साहब ने डेवलप किया था। वो कब डेवलप किया था? काफी पुरानी आर्ट है, बिफोर क्राइस्ट की बात है। अर्ली इन द 17th century, Descartes proposed that bodies of animal are nothing than more than complex machines। यानी 17वीं सदी में ये माना जा रहा था कि जो ह्यूमन बॉडीज हैं ये भी एक तरह से क्या है, मशीन है।